मेरे प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को ट्रांसलेशन हिंदी से अंग्रेजी में बनाने के लिए EJMR के प्रयोग के बारे में बताया था। पार्ट 1 था, उसको आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जा करके देख सकते हैं। आज मैं उससे आगे आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। थोड़ा उसका संक्षिप्त परिचय मैं आप लोगों को दे देता हूँ। मैंने पिछले वीडियो में बतलाया था कि आपको पर्सन का ज्ञान होना चाहिए, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, और नंबर का ज्ञान होना चाहिए, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर नंबर में आई और प्लूरल में वी आता है। सेकंड पर्सन में सिंगुलर में यू और प्लूरल में भी यू। थर्ड पर्सन में सिंगुलर में ही, सी, इट, राम, मोहन, सोहन, एक आदमी एक चीज़ का बोध जो कराता हो, और प्लूरल में दे आता है और बहुत सारे चीज़ों का, व्यक्तियों का बोध होता है, वो सारी चीज़ें उसमें आती हैं। तो आप लोगों को मैंने बताया था कि आप लोगों को आई, वी, ही, सी, इट, ये 7 चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, और ये हमेशा मूल चीज़ है, बेसिक चीज़ है, ये आपको पता होनी चाहिए। अब हम देखते हैं कि हम अनुवाद कैसे बनाते हैं। तो पिछले वीडियो में मैंने बतला दिया था कि जो सिंपल सेंटेंसेज होते हैं उनका अनुवाद कैसे बनाते हैं, फिर भी मैं आप लोगों को थोड़ा बता देता हूँ। सिंपल सेंटेंसेज का अनुवाद बनाने के लिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद में इज, एम, आर में से जो भी सुटेबल हो, जैसे आई के लिए एम, ही, सी, इट के लिए इज, और बाकी जो भी बच जाता है उसके लिए आर का प्रयोग करते हैं। तो जो भी सुटेबल हो, इज, एम, आर, और बाद में ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे राम एक अच्छा लड़का है, तो राम थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो राम इज ए गुड बॉय। अब हम देखते हैं निगेटिव सेंटेंसेज। निगेटिव सेंटेंसेज का मतलब ये होता है कि जिसमें नकारात्मकता का भाव हो, कोई ना कोई नो का भाव हो, जैसे नो, नहीं, ना इत्यादि शब्द उसमें हो सकते हैं। तो इसमें जब हम अनुवाद बनाने के लिए चलते हैं तो इसका जो स्ट्रक्चर हो जाता है निगेटिव सेंटेंस का, वो होता है सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। जो भी सब्जेक्ट होगा उसको हम सबसे पहले लिखेंगे। उसके बाद इज, एम, आर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अनुसार इज, एम, आर जो भी आएगा उसका हम प्रयोग करेंगे। इसके बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, फिर हम ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। जैसे गाय नेक नहीं होती है, तो गाय का हम अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे काऊ। काऊ थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो इज हो गया। अब उसके बाद में नाट लगाएंगे तो नाट, और नेक का अंग्रेजी होता है जेंटल, तो काऊ इज नॉट जेंटल। ये अनुवाद हुआ निगेटिव सेंटेंस में। इसके बाद जो अगला सेंटेंस आता है वो है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है पूछताछ करना, सवाल जवाब करना। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज का मतलब होता है प्रश्न सूचक वाक्य, ऐसे वाक्य जिसमें कोई न कोई प्रश्न सूचक शब्द हो। प्रश्न सूचक शब्द का मतलब होता है कोई ना कोई उसका जवाब होगा। उन वाक्यों को हम प्रश्न सूचक शब्द कहते हैं। प्रश्न सूचक शब्द वाले जो वाक्य हैं उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है कि इज, एम, आर में से कोई भी जो सब्जेक्ट के अनुसार हो, इज, एम, आर सब्जेक्ट, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। जैसे क्या तुम नेता हो, तो क्या के लिए आर का प्रयोग होगा। तो सबसे पहले हम आर लिखेंगे, आर, उसके बाद में सब्जेक्ट यू, और ऑब्जेक्ट है नेता, तो नेता का होता है लीडर, तो आर यू अ लीडर। क्वेश्चन मार्क लगेगा लास्ट में, प्रश्न सूचक शब्द का प्रयोग किया जाएगा। चौथे तरह का जो सेंटेंस है वो है इंट्रोगेटिव और निगेटिव। इसमें इंट्रोगेशन प्रश्न सूचक शब्द भी रहेंगे और उसमें नकारात्मकता का भी भाव होगा। इसमें दोनों चीजें मिल करके होती है, प्रश्न भी रहेगा और नकारात्मक भी रहेगा। जैसे क्या वे लोग अच्छे व्यक्ति नहीं हैं, इसका होगा
क्या अच्छे व्यक्ति हैं वे लोग, तो वे का चूंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो इसके साथ में आर का प्रयोग होगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे आर, सब्जेक्ट दे है, उसके बाद में नॉट का प्रयोग होगा, नॉट गुड प्यूपिल, आर दे नॉट गुड प्यूपिल, क्वेश्चन मार्क का प्रयोग होगा। बच्चों आप कभी भी ना जो भी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज हैं उसमें आप लास्ट में एकदम निश्चित रूप से आप प्रश्न सूचक शब्द का प्रयोग करें। अगर आप प्रश्न सूचक शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं तो इसमें जो एग्जामिनर होगा परीक्षा में, कभी जब आप आगे जाएंगे इसमें परीक्षा में आपके सवाल को गलत कर सकता है, ये वाक्य गलत हो जाएगा, उसके अधिकार में क्यों चाहेगा तो आपके वाक्य को गलत कर सकता है। इसलिए आप उसमें इंट्रोगेटिव मार्क जो प्रश्न सूचक शब्द, जो प्रश्न सूचक चिन्ह है उसका प्रयोग आप निश्चित रूप से करें। जय हिंद।